हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू, आप सभी का दोस्त। तो आज के इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आईटी लिटरेसी चैप्टर के नए क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है, जो कि भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो कि आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं ये सारे के सारे नए हैं, जो कि डीजीटी के द्वारा 2022 में प्रोवाइड किए गए थे और काफी सारे स्टूडेंट्स को इनके बारे में अभी भी मालूम नहीं है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास टोटल 70 क्वेश्चन है, जो कि नए क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। इनमें से 10 प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, डैश इज एन इमेज दैट कैन बी स्कैन्ड इंस्टेंटली दैट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यानी कि एक ऐसी इमेज जिसको स्कैन किया जा सकता है तुरंत और जिसके अंदर जो डेटा या इंफॉर्मेशन होती है उसको ह्यूमन रीडेबल डेटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो क्या होता है? वो होता है क्यूआर कोड। आपने देखा होगा जब भी हम किसी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो हर एक क्यूआर कोड के अंदर अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती है। किसी में इमेज होती है, किसी में ऑडियो होती है, किसी में डेटा इंफॉर्मेशन, किसी में पीडीएफ होती है। तो इसके अंदर अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बदला जा सकता है अगर हम उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, इन ए कंप्यूटर डैश परफॉर्म कैलकुलेशन एंड टेक्स प्लेस ऑल द डिसीजन। तो कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन यानी कि गणना करने का काम कौन करता है? तो वो करता है प्रोसेसर, और प्रोसेसर को कहते हैं हम सीपीयू, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, विच की ऑफ द कीबोर्ड अलाउस यू टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। यानी कि हमारा जो कीबोर्ड होता है उसका कौन सा बटन होता है जो कि हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हेल्प करता है। जैसे मान लो कि मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस करूंगा मेरा जो कर्सर होगा वो यहाँ से यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे चला जाएगा। तो ये काम किससे होता है? ये होता है एंटर बटन से, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। चौथा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एज वाज इंट्रोड्यूस्ड विद विंडोज 10 एंड रिप्लेस डैश एज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि एक वेब ब्राउजर है डिफॉल्ट विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको विंडो 10 के साथ में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसने किसको रिप्लेस कर दिया था? इसने रिप्लेस कर दिया था इंटरनेट एक्सप्लोरर को। यानी कि इससे पहले जो विंडो 7 थी उसमें आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर देखने को मिलता था डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के रूप में, लेकिन जो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आया है उसके अंदर आपको जो है एज नाम का जो है वेब ब्राउजर देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है, डैश इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है मैक ओएस, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। छठा प्रश्न है, डैश इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी इजिली अल्टर्ड और रीप्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा डेटा की एक ऐसी परिस्थिति है, एक फॉर्म है जिसको आसानी से जो है रिप्रोग्राम या फिर बदला नहीं जा सकता है? तो वो होती है आपकी रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो डेटा है उसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रैम होती है वो रीड और राइट दोनों का काम करती है। मेमोरी कार्ड के अंदर जो डेटा होता है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेज। तो टेरिटरी का मतलब होता है तृतीय स्टोरेज डिवाइस, यानी कि तीसरे नंबर पर आने वाले स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस आपके तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके प्राइमरी, जिसमें आपकी रैम और रोम दोनों शामिल होती हैं। दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क शामिल होती है। और जो तीसरे नंबर पर आती है वो होती है आपकी टेरिटरी, यानी कि तृतीय मेमोरी, जिसके अंदर आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस शामिल होते हैं, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। तो इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है तृतीय मेमोरी डिवाइस नहीं है। तो हार्ड डिस्क क्या थी? हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि दूसरे नंबर पर आने वाली मेमोरी है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो हार्ड डिस्क होती है वो दो तरह की होती है, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। तो ये जो हार्ड डिस्क है ये आपकी जो है थर्ड मेमोरी में भी आएगी और सेकेंडरी में भी आएगी। इसके अलावा ऑप्शन बी है यूएसबी ड्राइव, इन्हें हम जो है कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये आपकी जो है तृतीय मेमोरी है। इसके अलावा मेमोरी कोड है, ये भी आपका थर्ड मेमोरी है। लेकिन जो रैम है वो क्या है? वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है। ये क्या है? ये तृतीय मेमोरी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न है, इन एमएस वर्ड व्हेन यू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट द कर्सर अपीयर्स ऑन द डैश कॉर्नर ऑफ द पेज। जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हो किसी भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, तो उसके अंदर जो कर्सर होता है वो स्टार्टिंग में कहाँ पे होता है? तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो कर्सर होता है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, यानी कि यहाँ पे होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वो होता है। नौवां प्रश्न है, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कि ग्रिड फॉर्म में है, यानी कि इस तरह से बॉक्सेस की फॉर्म में है। तो इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है वो कौन से होते हैं? वो होती है हमारी एक्सेल सीट, जिसका इस्तेमाल हम कैलकुलेशन के लिए
करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उन्हें स्प्रेडशीट कहते हैं। 10वां प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द राइट सेल एड्रेस। एक्सेल के अंदर जितने भी सेल होते हैं उन सभी का एक यूनिक एड्रेस होता है, तो हमें बताना है कि सही सेल एड्रेस कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, G16। तो जो सेल होता है वो अल्फाबेट और लेटर दोनों से मिलकर के बना होता है। जो कॉलम होते हैं आपके इस तरह से सीधे, वो आपके ABCD इस तरह से जो है बाएं से दाईं ओर चलते हैं। इसके अलावा जो आपकी रो होती हैं जो कि इस तरह से होती हैं, वो आपकी काउंटिंग में चलती हैं इस तरह से 1 2 3, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं। तो कोई भी जो सेल एड्रेस होता है वो कॉलम और रो दोनों से मिलकर के बनता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो सेल एड्रेस है ये क्या होगा, ये होगा आपका A कॉलम और 2 रो, तो ये आपका बन जाएगा A2। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।